हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैंकिंग क्लब पे। तो दोस्तों, अगर आप 2023 में आरआरबी पीओ या क्लर्क किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो आज हम लोग आप लोगों के लिए एक 60 डेज का स्टडी प्लान लेके आए हैं, जिसमें हम लोग एक डेली टू डू लिस्ट डिस्कस करेंगे। अगर आप ये लिस्ट को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली जो है आप प्रीलिम्स एग्जाम जो है पीओ क्लर्क का आराम से क्लियर कर लोगे। आज सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम की बात करेंगे, क्योंकि बिना प्रीलिम्स का तो कुछ होने नहीं वाला है। तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स ही क्लियर करना है हम लोगों को। तो मेन फोकस जो है हम लोग का प्रीलिम्स पे रहेगा, ठीक है। अब जैसा कि आप सबको पता है, आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो सिलेबस है उसमें क्या है कि सिर्फ दो ही टॉपिक्स होता है प्रीलिम्स में, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को बहुत आरआरबी पीओ और क्लर्क बहुत पसंद है, क्योंकि जिनका इंग्लिश वीक है वो यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम में इंग्लिश इंग्लिश से बच जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ दो ही टॉपिक रहता है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आरआरबी पीओ और क्लर्क में कि प्रीलिम्स का कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है। जैसे कि अगर हम लोग क्लर्क का देखें तो क्लर्क का तो पूरा 70 से 75 के ऊपर ही रहता है हमेशा। हर स्टेट का कट ऑफ 73, 74, 75, कभी कभी 76 तक जाता है कट ऑफ। तो मतलब पूरा 100% मार्क्स ही बहुत स्टूडेंट्स को मिलता है, 80 आउट ऑफ 80 भी मिलता है। लेकिन आरआरबी जो पीओ वाला एग्जाम है उसमें लगभग 55 से 65 के रेंज में ही जो है कट ऑफ रहता है हर स्टेट का। कुछ स्टेट का कभी कभी 68 भी हो जाता है आउट ऑफ 80। लेकिन ऑन एन एवरेज 50, कभी कभी 50 से भी कम चला जाता है, ठीक है। ऐसा भी हुआ है किसी किसी स्टेट का जो है, ये स्टेट वाइज कट ऑफ आता है तो इसलिए, ठीक है। तो हम लोगों को अभी क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए ताकि हम लोग जो है इतना मार्क्स स्कोर कर सके प्रीलिम्स एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए और किन किन चीज़ों को जो है हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आज मैं आपको एक डेली लिस्ट दूंगा, जो डेली इन प्रोसेस को अगर आप डेली रिपीटेडली करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले 60-70 डेज में अगर हम लोग का एग्जाम होगा तब आप डेफिनेटली जो है अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और अगर कोई बिगिनर है जो कि सिर्फ इसी साल तैयारी स्टार्ट किया है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा-सा अलग होगा वीडियो, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो लगभग 1 साल, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स एग्ज़ाम अभी तक क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है रीज़निंग का जो है सिलेबस। तो आप लोग को तो सिलेबस कंप्लीट पता ही है, फिर भी मैं यहाँ पे सारा लिख के लाया हूँ कि इन चीज़ों का जो है चैप्टर्स का नाम लिख के लाया हूँ। अब क्या करना चाहिए ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ? अगर आप बिगिनर जितने भी है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक ही चीज बताऊंगा। सबसे पहले तो है अभी एग्जाम के लिए 670 से 80 डेज, 60, 70, 80 डेज के आसपास है, ठीक है। तो मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा कि आप पहले जितने भी चैप्टर्स है इन सभी चैप्टर्स का जो है पहले तो पूरा कंप्लीट इसका जो है कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। और एक टाइम सेट कर लीजिए कि 20 दिन में मुझे ये सभी चैप्टर्स करना है या 10 दिन में करना है, जितना भी टाइम हो सके आप लीजिए। लाइक आप एक टाइम पीरियड में पूरा जो कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट है हर चैप्टर्स का, वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो है अभी जो मैं टू डू लिस्ट दूंगा वो अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब जिनका कंसेप्ट सब क्लियर हुआ है, जिनको सब कुछ आता भी है लेकिन टाइम मैनेजमेंट में गलती कर देते हो, इसलिए जो है प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना चाहिए ताकि स्पीड बढ़ जाए रीजनिंग में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट दो टॉपिक है जिनमें स्कोरिंग बहुत ही आसान है, लेकिन लोग क्या करते हैं, स्कोर तो करते हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा टाइम वो लोग दे देते हैं। वो दोनों क्या टॉपिक है, एक पहला हो गया सिलोगिज्म और दूसरा हो गया इनइक्वालिटीज, ठीक है। इन दोनों टॉपिक, ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, लेकिन क्या करते हैं लोग कि इन टॉपिक्स में जितना टाइम देना चाहिए उससे ज्यादा दे देते हैं, ठीक है। 3 मिनट ज्यादा आपने यहाँ पे वेस्ट कर दिया, तो बाकी सवालों के लिए आपके पास टाइम कम हो जाएगा। और 2 मिनट में कुछ लोग ऐसे भी है जो 5-6 सवाल बना के जाएंगे, तो उसमें आप पीछे रहेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है सिलोगिज्म के लिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कंसेप्ट पूरा आता है तो आप क्या कीजिए, डे टू डे, डेली डेली एटलीस्ट डेली क्या कीजिए, कम से कम 20, मिनिमम 20 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस जो है सिलोगिज्म का डेली आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मिनिमम 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन। और ये करने में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, मैं अगर ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, मतलब आप आराम से कर रहे हो, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा समझ के आराम से कंसेप्चुअली सोच सोच के आराम से कर रहे हो, तभी भी आप 30 क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 45 मिनट्स में तो बना ही लोगे। 45 मिनट्स नहीं लगेगा, आई नो, लेकिन फिर भी मैं 45 मिनट्स ही मान लेता हूँ। 45 मिनट्स में आपको जो है ये काम करना है, ठीक है। 20-30, मैक्सिमम 30, और मिनिमम अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा सिलोगिज्म स्ट्रांग है तो आप 20 क्वेश्चन, फिर भी आप 20 क्वेश्चन डेली बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता भी है कि आपका सिलोगिज्म अच्छा है, तभी भी आप क्या कीजिए कि 20 क्वेश्चन रेगुलरली बनाइए, रेगुलरली,
ठीक है। फिर आता है इनइक्वालिटीज, ये भी एक बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन लोग जरूरत से ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक क्वेश्चन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में बन जाता है, लेकिन लोग इसमें 40 सेकंड, 45 सेकंड, 50 सेकंड लगा देते हैं और फिर पीछे रह जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब सिमिलरली इनइक्वालिटीज में भी क्या करना है आपको, 20 से 30 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, रेगुलरली। और एक चीज देखिए कि इनइक्वालिटीज का जो क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चन का लेवल भी देखिए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही हमेशा मत बनाते रहिए जिसमें मतलब एक ही मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है। कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लीजिए जहाँ पे आपको मतलब 2-3 स्टेटमेंट कॉमा लगा लगा के 2-3 स्टेटमेंट दिया जाता है, उस तरीके का क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कीजिए। और 20 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और इनइक्वालिटी का मेरे हिसाब से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स ही लगेगा, ठीक है। अगर आप घर में आराम से बैठ के कर रहे हो तभी भी 30 मिनट से ज्यादा तो नहीं लग सकता है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक जो है आपने डेली करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, कहीं जाना है कुछ भी हो जाए, सुबह हो शाम को हो रात को जब भी टाइम मिले, इन दोनों टॉपिक से 30-30-60 क्वेश्चंस आपने बनाना ही बनाना है। फिर आप देखिए एग्जाम में जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिलोगेज्म के 5 क्वेश्चन आपने 2.5 मिनट 2 मिनट में बना दिया, इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन आपने 1 मिनट के अंदर ही बना दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की अगर बात करें, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और उसके रिगार्डिंग जो है आंसर बताना है, या एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दिया रहता है, वहां से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ये सब डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ऑल्टरनेट डेज पे कीजिए इसको प्रैक्टिस, ऑल्टरनेट डे, ठीक है। आप ऑल्टरनेट डेज में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस करने से टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आप ऑल्टरनेट डे पे कीजिए, एवरी ऑल्टरनेट डे, ठीक है। आज किया नेक्स्ट डे मत कीजिए, फिर नेक्स्ट डे किया फिर नेक्स्ट डे मत कीजिए, इस तरीके से कीजिए, और लगभग 3 सेट बनाने की कोशिश कीजिए अल्फा न्यूमेरिक का, जब भी आप बनाते हो, ठीक है। 3 सेट एनफ है। फिर नेक्स्ट आता है कोडिंग डिकोडिंग। अब ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, मैं ये सिंपल नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, जो चाइनीज कोडिंग आता है हम लोगों का, चाइनीज कोडिंग वाला क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली, ठीक है। क्योंकि चाइनीज कोडिंग वाला क्वेश्चन में 4 से 5 मार्क तो होता ही होता है, ठीक है। अगर चाइनीज कोडिंग वाला आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जो है बहुत टाइम उसमें गवा दोगे, लगभग 3 साढ़े 3 मिनट गवा दोगे, जो कि आपको 1.5-2 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चाइनीज कोडिंग आपको कम से कम डेली बेसिस पे 5 सेट्स बनाने हैं, कम से कम, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम तो आप 10 भी बना सकते हो, लेकिन 5 सेट आपको डेली करना है, ये डेली, जहां जहां डेली करना है वो मैं लिख देता हूँ, डेली। अब 5 सेट बनाने में कितना लगेगा, एक सेट में मैं मान के चलता हूँ आपने 4 मिनट लगाया, 4 5 जा 20, 20 मिनट्स यहाँ पे लगेगा आपका, ठीक है। 20 मिनट्स, आधा घंटा, 30 मिनट्स भी ले सकता हूँ मैं, 30 मिनट्स ले लेता हूँ, चलिए छोड़िए, 30 मिनट्स आपने यहाँ पे ले लिया। फिर नेक्स्ट आएगा हम लोग का ब्लड रिलेशन। अब ये जो ब्लड रिलेशन है ये डेली बनाना नहीं है आपको, आपको जो है ब्लड रिलेशन भी ऑल्टरनेट डेज पे बनाना है, क्योंकि इतना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। कभी कभार 2 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाता है ब्लड रिलेशन से। आपको अगर कंसेप्ट ब्लड रिलेशन का पता है, किस तरीके से हम लोग को डायग्राम, जो ट्री डायग्राम है वो बनाना है, तो आप जो है ऑल्टरनेट डेज पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनाइए डेली। 3 सेट बनाइए ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब 3 सेट बनाइए, 3 सेट्स एवरी ऑल्टरनेट डे, ऑल्टरनेट डे पे बनाइए, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो क्वेश्चन है ये भी डेली बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, कुछ भी नहीं है, कुछ अलग नया कंसेप्ट, कुछ भी कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी आप जो है ऑल्टरनेट डेज पे एक एक सवाल 2 सवाल बना सकते हो, ठीक है। ऑल्टरनेट डे, ये भी ऑल्टरनेट डे पे हो गया। नेक्स्ट आएगा हम लोग का डायरेक्शन सेंस। अब ये डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन आपको डेली बनाना है। क्यों डेली बनाना है, क्योंकि डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन अगर आप डेली नहीं बनाओगे तो एग्जाम में क्या होगा, साउथ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब तो आपको सोचने में टाइम लगेगा। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब भी कहीं कोई भी स्टेट मतलब क्वेश्चन में बोला जाएगा ईस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, तो आपको सोचने में टाइम नहीं लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट किस तरफ होता है, साउथ ईस्ट किस तरफ होता है, ठीक है। डेली इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है डायरेक्शन सेंस। तो डायरेक्शन सेंस आपको डेली एवरी डे करना है, 5 सेट, 5 सेट आप करोगे एवरी डे। तो इसमें आपको कितना टाइम लगा, एक में अगर 5 मिनट भी लगा रहे हो तभी भी आप 25 मिनट्स में कर लोगे, तो 30 मिनट्स में यहाँ पे भी ले लेता हूँ। तो अभी तक टोटल कितना टाइम हो गया देखिए, 45। मैं ऑल्टरनेट डे अभी छोड़ देता हूँ, ऐसे ही डेली जो करना है उसमें क्या क्या है, 45, 30, 30, 30, 30, 30, 1.5 घंटा, और यहाँ पे 2 आवर्स 15 मिनट्स। तो 2 आवर्स 15 मिनट्स में लगभग लगभग जो स्कोरिंग पार्ट है वो खत्म ही हो गया है।
और अभी ये ऑल्टरनेट डेज पे जो आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बनाओगे, ब्लड रिलेशन बनाओगे, डायरेक्शन सेंस सॉरी ऑर्डर एंड रैंकिंग बनाओगे, इसमें आप जो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का 3 सेट आपने बनाया। 3 सेट बनाने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स लगेगा, उससे ज़्यादा लग ही नहीं सकता है 15 मिनट्स। ठीक है? फिर यहाँ पे जो है ब्लड रिलेशन का 3 सेट बनाओगे, 15 से 20 मिनट्स लगेगा, उससे ज़्यादा लग ही नहीं सकता है। और यहाँ पे जो है ऑर्डर एंड रैंकिंग का जब आप बनाओगे कोई भी 2-3 सवाल, तो इसमें भी मैं मान लेता हूँ आपने 15 मिनट्स लिया। तो 15, 15, 15 45 हो गया, 45, 45 डेढ़ घंटा, और यहाँ पे डेढ़ घंटा, तो टोटल 3 आवर्स हो गया। अगर आप जिस दिन आप सभी टॉपिक्स पे बना रहे हो, उस दिन आप जो है 3 आवर्स दे रहे हो, और जिस दिन आप सभी टॉपिक्स को नहीं बना रहे हो, मतलब जो कंपल्सरी टॉपिक्स है, सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज, फिर आपका हो गया कोडिंग, डिकोडिंग एंड डायरेक्शन सेंस, इनको बना रहे हो, तब आप का जो है काम 2 आवर्स 15 मिनट्स में हो जाएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन पीओ के एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है। तो जो है आपको इनपुट आउटपुट वीक में, पूरा कंप्लीट वीक में एक या 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। 2 क्वेश्चन बनाइए, इनफ होता है। ठीक है? इनपुट आउटपुट का 2 क्वेश्चंस इन अ वीक। पूरा वीक में जो है 2 क्वेश्चन बनाए। ये सारा जो मैंने लिखा है ये सब आप नोट करके रखिए, इसी तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए। अगर प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं होता है तो आगे मेरे को बताइए। ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टॉपिक डेटा सफिशिएंसी। अब डेटा सफिशिएंसी ये सब भी प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी सिलेबस में है तो मैं लेके आया हूँ। ठीक है? डेटा सफिशिएंसी भी आपको जो है वीक में ऐसे 2-3 क्वेश्चन बस बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है डेटा सफिशिएंसी, तो आप एग्जाम में बना लोगे, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बेसिकली ये जो है ब्लड रिलेशन या ब्लड रिलेशन का ही ज्यादातर क्वेश्चंस जो है डेटा सफिशिएंसी का हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है? मतलब डेटा सफिशिएंट है कि नहीं आंसर करने के लिए यही पूछा जाता है। ठीक है? तो डेटा सफिशिएंसी भी 2 क्वेश्चंस इन अ वीक, ये बनाइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरा जो रीजनिंग का सिलेबस है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक है। उन दोनों टॉपिक को अगर आप मास्टर नहीं बनाओगे, तब आप कभी भी जो है प्रीलिम्स एग्जाम क्वालीफाई नहीं कर पाओगे। तो वो दोनों क्या है? एक है सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा है पजल। अब ये दोनों टॉपिक ऐसा है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स यही कैरी करता है। जैसे कि 40 मार्क्स का एग्जाम होता है ना हम लोगों का, 40 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से मिला के मिनिमम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से मिला के रहेगा। 5 5 25 मार्क्स रहेगा, 25 मार्क्स यहाँ से आएगा। ये तो 110% पता है सबको। और रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का ये सब आएगा। ठीक है? ये सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, इन सभी में से आएगा 15 मार्क्स, और बाकी का जो 25 मार्क है वो कंप्लीटली सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से आएगा। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि विदाउट सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल एग्जाम निकालना इम्पॉसिबल है। तो अभी करे क्या? सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में तो बहुत हम लोग का जो है नहीं बनता है, इतना प्रैक्टिस करते हैं तभी भी नहीं होता है। अब एक काम कीजिए, डेली बेसिस पे अगर आपको मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का आपको मतलब आपने पहले भी प्रैक्टिस किया हुआ है, आपको पता है कि किन टाइप्स के सिटिंग अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर, फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर होता है ट्रायंगुलर, फिर आता है हम लोगों का ऑपोजिट जो बैठा होता है ना पैरेलल रोज पे। ठीक है? ये सब आता है। सर्कल में इनसाइड फेसिंग, आउटसाइड फेसिंग, और स्क्वायर में कॉर्नर इनसाइड, मिड आउटसाइड, इस तरीके का टाइप्स होता है। ठीक है? आपको अगर ये सब सारा पता है, अगर नहीं पता है तो पहले तो जितने भी टाइप्स के सिटिंग अरेंजमेंट है उन सबको क्लियर कर लीजिए। हम लोग का एक 200 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का एक सीरीज हम लोग जो है कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट 200 पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कंसेप्ट सीखना है इन सब का, कैसे हम लोगों को जो है स्टेटमेंट नोट करना होता है, किस तरीके से जो है हम लोगों को किस स्टेटमेंट से हम लोग को क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, ये सब अगर सीखना है तो आप उस सीरीज को प्लीज जाके देख लीजिए। अभी तक हम लोगों ने 4 क्लास किया है, वहाँ पे लगभग 25 अराउंड 25 क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पे बनाया है, और हम लोग का टारगेट है कि 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे वहाँ पे। ठीक है? तो वहाँ प्लीज जाके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लेवल का जो है क्वेश्चंस हम लोग लेके आते हैं वहाँ पे। अब सिटिंग अरेंजमेंट में आपने क्या करना है, आप अगर कहीं से सीख रहे हो सिटिंग अरेंजमेंट, कहीं से वीडियो वगैरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, वो अलग है। आपको खुद से अकेले, ठीक है, पेन पेपर लेके आपको खुद से बैठना है, और डेली डेली बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, डेली बेसिस पे जो बिगिनर्स है जिनको बहुत टाइम लगता है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल सॉल्व करने के लिए, उनको 15 सेट्स बनाने हैं। ठीक है? 15 सेट्स, 15 क्वेश्चंस नहीं, 15 सेट्स। आप बस सीटिंग अरेंजमेंट को बनाइए, उसके बाद जो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहता है उनको छोड़ दीजिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको जो वो सेट करना है, एक बार सेट हो गया तो क्वेश्चन में क्या है, हु इज सिटिंग ऑपोजिट ऑफ दिस, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ दिस, ये सभी पूछा जाता है, वो सब तो आराम से आंसर कर ही लोगे आप। मेन क्या है, जो अरेंजमेंट है उसको सॉल्व करना। तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपको जो है डेली 15 सेट्स बनाने हैं।
ठीक है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, एक सेट में अगर ऑन एन एवरेज आप 4 मिनट भी लगाते हो तब भी आपका 15 4 60 मिनट, 60 मिनट आपको जो है सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करना है। तो 60 मिनट में आपने जो है 15 सेट्स बनाने हैं, 15 सेट। देखिए पहले पहले आपको लगेगा कि 60 मिनट 1 घंटा हो गया, मैंने तो 15 क्वेश्चन नहीं बना पाया। कोई बात नहीं, 1 घंटा में आपका 10 क्वेश्चन हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही बनाते रहिए बनाते रहिए बनाते रहिए, एक दिन आएगा जब आप 60 मिनट में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन भी बना लोगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, सिमिलरली पजल्स में भी यही करना है आपको, जो है 15 सेट बनाने हैं डेली, 60 मिनट। इससे ज्यादा भी टाइम आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आपको एक लिमिट सेट करके दे रहा हूँ कि जब तक आप 15 क्वेश्चन 60 मिनट में नहीं बना लेते हो तब तक आप मतलब जबरदस्त प्रैक्टिस कर दे रहा हो। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि मतलब इससे आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल मिला के आपको टोटल 30 क्वेश्चंस बनाने हैं पूरे दिन में। अब इसमें अगर स्टार्टिंग में आपको 2.5 घंटा लग रहा है, यहाँ पे मैंने 2 घंटा दिया, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, अगर आपको 2.5 घंटा भी लग रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत टाइम है अभी। बनाते रहिए बनाते रहिए, 20 दिन बनाइए, 25 दिन बनाइए, 30 डेज बनाइए, उसके बाद जो है धीरे धीरे आपका जो है टाइम डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है। तो ये था हम लोग का पूरा जो है टू डू लिस्ट। तो क्या करना है आपको, और ये डेली करना है, डेली। ये तो वैसे भी डेली होगा, विदाउट डेली तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट पजल कोई काम का नहीं होगा। तो आपको डेली ये काम करना है। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा जो है रीजनिंग का सिलेबस और टू डू लिस्ट। आप इन सबको नोट करके रखिए और इसी तरह जो है आप क्या कीजिए कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो टोटल अभी अगर टाइम मैनेजमेंट में देखता हूँ तो एक दिन में आपको रीजनिंग में कितना टाइम देना है, देखिए दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है। 24 घंटे में आपने कितना टाइम रीजनिंग में देना है, ये हो गया 45 मिनट्स, प्लस यहाँ पे 30 मिनट्स। ऑल्टरनेट डे अभी मैं छोड़ देता हूँ, ऑल्टरनेट डे का अलग से प्लस कर लेंगे। ठीक है। ये 45, ये 30 मिनट। फिर जो है नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, फिर से हम लोग का 5 सेट कोडिंग डिकोडिंग का, फिर से 30 मिनट। ठीक है। ये ऑल्टरनेट डे, ये भी ऑल्टरनेट डे। ठीक है। फिर यहाँ पे डेली, फिर 30 मिनट, ये तो वीकली हो गया, और यहाँ पे +60 मिनट +60 मिनट। ठीक है। तो कितना हो गया, ये 2 घंटा हो गया, ये हो गया हम लोग का 1 घंटा 3 घंटा, यहाँ पे 4 घंटा 15 मिनट्स, 4 आवर्स 15 मिनट्स आपको टाइम देना है रीजनिंग में। 4 आवर्स, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 4 आवर्स 15 मिनट्स। तो ये 4.5 घंटा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक इसी तरह आपको जो है 4 आवर्स या 5 आवर्स क्वांट्स में भी देना है। क्वांट्स का भी मैं टू डू डेली लिस्ट लेके आऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या जो टॉपिक्स है हम लोगों को जो है करना है डेली, और क्या क्या टॉपिक्स है जिनको डेली करना हम लोगों को अवॉइड करना है। ठीक है। अब जिस दिन आप ऑल्टरनेट डे पे, आप जिस दिन आप बाकी के टॉपिक्स करेंगे तो उस दिन आप एक काम कीजिए, उस दिन आप क्वेश्चंस यहाँ से थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है। जैसे आपको आप 30 पजल्स बना रहे हो तो आप उस दिन 20 पजल बनाइए, एक दिन 20 बनाइए, एक दिन 20 बनाइए। जिस दिन आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी कर रहे हो, फिर जो है ब्लड रिलेशन भी कर रहे हो, उस दिन 20 20 बनाइए। लेकिन क्या नहीं कम करना है आपको, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के क्वेश्चंस कम नहीं करना है, 15 15 बनाने की कोशिश कीजिए, 30 डेली कीजिए। ठीक है। अगर आपका फिर भी टाइम बच रहा है तो आप उससे भी ज्यादा बनाइए, कोई लॉस नहीं है। क्योंकि एग्जाम में जो है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स ही सबसे डेंजर होता है, जो कि हम लोगों का पूरा एग्जाम जो है खराब कर देता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया पूरा टाइम मैनेजमेंट। तो 4.5 आवर्स जो है आपने देना है रीजनिंग में। तो जाके होगा आपका रीजनिंग का पेपर क्लियर। ठीक है। और ये प्रोसेस आपको डेली करना है, एक दिन भी बिना छोड़े। ठीक है। और साथ में क्या करना है आपको, साथ में जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना है रीजनिंग का। अगर आप पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते हो तो सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। सिर्फ रीजनिंग का मॉक टेस्ट दीजिए, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। देखिए कि आप कितना टाइम में, 20 मिनट टाइम ले लीजिए, 20 मिनट टाइम में आप देखिए कि कितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हो। अब मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहता हूँ, टाइम एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग एक बात मैं करना चाहता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैं, देखिए क्या होता है कि जो आरआरबी का एग्जाम होता है उसमें 45 मिनट्स हम लोगों को कंपोजिट मिलता है। ठीक है। 45 मिनट्स कंपोजिट मिलता है। ठीक है। अब ये 45 मिनट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ब्रेक करते हो, क्वांट्स में कितना देते हो, रीजनिंग में कितना देते हो। तो ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये कोई नहीं आपको बता पाएगा कि आपको क्वांट्स में इतना देना है, रीजनिंग में इतना देना है। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप उसमें कम टाइम दो। अगर आपको लगता है कि मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, तो आप 20 मिनट रीजनिंग में दो, 25 मिनट क्वांट्स में दो।
और अगर उल्टा है कि आपको लगता है कि मेरा क्वांट्स बहुत स्ट्रांग है, मैं 20 मिनट में बहुत 40 क्वेश्चन बना लूंगा क्वांट्स का, तो आप क्वांट्स में दो 20 मिनट और रीजनिंग में 25 मिनट दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आप खुद डिसाइड करोगे कि किसमें आप स्ट्रांग हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता है, रीजनिंग में ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि रीजनिंग में स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है, मतलब रीजनिंग जो है एक डुएबल टॉपिक होता है क्वांट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि क्वांट्स में जो है एर्थमेटिक हम लोग को जो है हम लोग का एग्जाम में ले लेता है एर्थमेटिक। क्लरिकल में तो आप बना लोगे एर्थमेटिक, लेकिन पीओ का जो एर्थमेटिक होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हम लोग का पूरा एग्जाम में हम लोग का पसीना निकाल देते हैं, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए क्वांट्स किसी बहुत कम स्टूडेंट्स होता है जो कॉन्फिडेंटली कह पाएगा कि क्वांट्स का मैं 40 क्वेश्चंस बना लूंगा, ठीक है। लेकिन रीजनिंग का 40 क्वेश्चंस, हाँ मैं बना लूंगा रीजनिंग का 40 क्वेश्चंस, ऐसा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर पाते हैं, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो अब देखिए आरआरबी क्लर्क में जो है आपको तो 100% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, 75 आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है आपका जो है मार्क्स सेफ अटेम्प्ट आपका कहा जा सकता है, ठीक है। तो 75 के लिए आपने क्या करना है, आपने कम से कम 38 मार्क्स रीजनिंग में लाना है। रीजनिंग में आपको 38 मार्क्स लाना ही लाना है, और मैथ्स में भी क्वांट्स में भी वैसे ही आपको जो है 35 के ऊपर लाना है, 35 एंड अबोव लाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको क्वांट्स के लिए ये जो 38 मार्क्स अगर आप लाना चाहते हो तो ये लिस्ट फॉलो कीजिए आप। डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप आराम से 35 प्लस तो आराम से स्कोर कर ही लोगे, ठीक है। अब आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो, जो भी बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और आगे नेक्स्ट वीडियो पे मैं इसी टॉपिक पे, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी हम लोग का डेली टू डू लिस्ट क्या होना चाहिए, वो भी उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।